हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन सीखेंगे। हम लोगों ने इसके पहले 2 एप्लीकेशन सीख लिया। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने सीखा था कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में दे दी जाए और हमें किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो वहां पर हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने सीखा। और सेकंड एप्लीकेशन में हमने ये सीखा कि अगर हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन दे दिया गया हो, कोई भी फिजिकल रिलेशन दे दिया गया हो, या कोई एक फार्मूला दे दिया गया हो, या कोई एक फिजिकल इक्वेशन दे दिया गया हो, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये चीज हम लोगों ने सीखा। अब हम थर्ड एप्लीकेशन में ये सीखेंगे कि अगर हमें ये पता हो कि कोई एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी किन किन अदर फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, तो उनके बीच में हम रिलेशन कैसे निकालें। एग्जाम्पल, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, तो काइनेटिक एनर्जी और मास और वेलोसिटी में रिलेशन कैसे निकालें कि K=12 mv²। मान लीजिए कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, तो हम उसके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें। T=2π√L/g। या हम मान लें कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड करता है, तो उसके बीच में हम रिलेशन कैसे निकालें। F=mv²/r। तो मीन्स डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन हमें स्टेब्लिश करना है, या एक हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। इसमें हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये कि जब भी कोई एक फिजिकल रिलेशन लिखा हो तो राइट हैंड साइड के हर एक टर्म्स की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होती है। दूसरा, हमें इसमें ये बात पता होनी चाहिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन अदर्स क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, थर्ड एप्लीकेशन है टू डेराइव द रिलेशन एमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम रिलेशन कैसे डेराइव करें, इसको हम स्टेप वाइज बताएंगे। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, हमने बताया कि किसी भी फिजिक्स में, किसी भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होती है, आइडिया इंपॉर्टेंट होता है, नोशन इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट या आइडिया पता होगा तो आप उस क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, उससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा फोकस होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स ये 11th क्लास के हैं, यही हमारी फाउंडेशन है, यही हमारे फ्यूचर हैं, यही हमारी न्यू है आने वाले फ्यूचर के, आने वाले भविष्य के। आपको ही कल को इंजीनियर बनना है, आपको ही कल को डॉक्टर बनना है, आपको ही कल को नीट क्वालिफाई करना है। तो हमें आपके बेस को बहुत अच्छे से स्ट्रांग करना है, उसमें हम अपना पूरा सपोर्ट आपका करेंगे। देखिए, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर फिजिकल रिलेशन या इक्वेशन राइट किया गया हो तो उसके राइट हैंड साइड के ईच टर्म्स की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के ईच टर्म की डायमेंशन की इक्वल होती है, और राइट हैंड साइड की वही डायमेंशन होती है जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होती है। दूसरा, हमें वी मस्ट नो ऑन व्हाट फैक्टर्स द गिवन क्वांटिटी डिपेंड्स। हमें ये बात पता होना चाहिए कि जिन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तब हम रिलेशन उसके बीच में डिराइव कर पाएंगे। देखिए, पहला स्टेप है, हम इसको एग्जाम्पल लेकर के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए, पहला स्टेप है लेट वी डेराइव
let we derive an expression for the time period t of a simple pendulum that depends on the length L and the acceleration due to gravity G। मीन्स हमें क्या करना है, सिंपल पेंडुलम के, एक सिंपल पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड टी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, जो कि किस पर डिपेंड करता है, उसके लेंथ एल पर डिपेंड करता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड करता है। हमें एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है जो उसके लेंथ एल और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर 3 फिजिकल क्वांटिटी आएंगी, एक टाइम पीरियड टी आएगा, एक लेंथ ऑफ द पेंडुलम कैपिटल एल आएगा, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है। जब भी कोई हम मेटल का एक बॉब ले लें, एक मेटल का हैवी स्फीयर ले लें, उसको एक थ्रेड से हम सस्पेंड कर दें, एक थ्रेड से उसको लटका दें, तो ये जो अरेंजमेंट बनेगा, ये जो सिस्टम बनेगा, इसी को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। देखिए स्टेप सेकंड में हमने सपोज कर लिया कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो लेंथ टू द पावर ए पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी टू द पावर बी पर डिपेंड करता है। हमने ये सपोज कर लिया कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो लेंथ टू द पावर ए पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर बी पर डिपेंड करता है। अब कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो t इक्वल टू के एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मैंने कंसीडर कर लिया। यहाँ पर k एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट के द्वारा आएगी। अब बोथ साइड के हमें डायमेंशन राइट करना है। यहाँ पर केवल टाइम पीरियड है तो इसकी डायमेंशन टाइम की डायमेंशन होगी, तो ना इसमें मास की डायमेंशन होगी ना लेंथ की डायमेंशन होगी। जिसमें किसी की डायमेंशन नहीं होती उसको जीरो मान लेते हैं। इसको लिख सकते हैं m टू दी पावर 0 एल टू दी पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, t हो जाएगा k। यहाँ l क्या है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, l हो जाएगा। g यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक तरह से ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम टी, तो एल टी माइनस 1 अपॉन टी, टी को न्यूमरेटर में लाओगे एल टी माइनस 2, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2। एक्सेलरेशन की क्या होती है, एल टी माइनस 2। तो जहाँ जी था वहाँ हमने एल टी माइनस 2 रख दिया और पावर इसकी कितनी थी, बी लगा दिया। अब आप देखें यहाँ एल टू द पावर ए है, यहाँ एल टू द पावर बी है, तो रूल होता है मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू होता है ए टू द पावर एम प्लस एन। ये आपका मैथ का रूल होता है। तो यहाँ एल टू द पावर ए है, यहाँ एल टू द पावर बी है, तो हो जाएगा एल टू द पावर ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 2 इंटू बी, तो टी टू द पावर माइनस 2 बी हो जाएगा। इसको सेकंड इक्वेशन हमने मान लिया। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इधर जो लेंथ की डायमेंशन हो वो इधर के इक्वल होनी चाहिए, यहाँ जो टाइम की डायमेंशन हो उसके टाइम की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन मीन्स अगर हम डायमेंशंस के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करें तो a प्लस बी, देखिए यहाँ पर लेंथ की पावर कितनी है, a प्लस बी है, यहाँ पर कितनी है, 0 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो a इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा। इसको इक्वेशन a हमने ले लिया। अब सेकंड हम देखें, यहाँ टाइम टू द पावर कितना है, माइनस 2 बी है, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ क्या है माइनस 2 बी, यहाँ टाइम की पावर कितनी है 1, तो माइनस 2 बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/2, और a किसके इक्वल है, a इक्वल टू माइनस बी के इक्वल है, तो a इक्वल टू माइनस बी, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस 1/2, तो a की वैल्यू प्लस 1/2 आ गई, b की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई। अब t इक्वल टू है के एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी, तो t इक्वल टू के एल टू द पावर ए की पावर कितनी है, प्लस 1/2, बी टू द पावर कितनी है, माइनस 1/2, तो t इक्वल टू के एल टू द पावर 1/2 बी टू द पावर माइनस 1/2। जब किसी के ऊपर माइनस 1/2 पावर हो इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट है, तो यहाँ प्लस में है तो ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ माइनस में है तो ये नीचे चला जाएगा, तो t इक्वल टू के स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। ये फॉर्मूला आ गया, ये डायमेंशनली करेक्ट है।
लेकिन अभी ये फिजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है इसकी प्रॉपर वैल्यू हमने नहीं रखा है, और ये डायमेंशनल एनालिसिस आपको नहीं बताता है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट में हमें जाना पड़ता है। तो बाई एक्सपेरिमेंट के की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई, तो आपने रख दिया तो टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी, ये प्रॉपर रिलेशन आ गया। तो आपने देखा कि हमें नहीं पता था कि टाइम पीरियड और लेंथ और जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, लेकिन हमने इसको स्टेब्लिश कर लिया किससे, डायमेंशनल एनालिसिस से। किससे, डायमेंशनल एनालिसिस से। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड यूज हो गया कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं, और ये बात हमें पता होना चाहिए कि जिन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम रिलेशन डिराइव करना चाहते हैं वो किन पर डिपेंड करती है, तो हम ये रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट, ये आपके 3 एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये हमने एक रिलेशन ड्राइव कर दिया। अभी एक एग्जाम्पल हम आपको और बताएंगे, और फिर बताएंगे लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, जिससे आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए हम देखते हैं कि लिमिटेशन से क्या है। अभी हम सेम एप्लीकेशन को एक और एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल होते हैं आपको बात और अच्छे से क्लियर हो जाती है। देखिए, हमारा एग्जाम्पल सेकंड है। अब स्टेप 1 में लेट बी डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एफ that depends upon the mass of the particle, velocity of the particle and radius of the circular path। मतलब हमें क्या करना है कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन ड्राइव करना है। क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ का रिलेशन ड्राइव करना है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस किस बात पर डिपेंड करता है, उस पार्टिकल के मास पर, उसकी वेलोसिटी पर और उस सर्कुलर पाथ के रेडियस पर डिपेंड करता है। हमें एक कोई पार्टिकल है, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स का हमें रिलेशन ड्राइव करना है, जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द पार्टिकल पर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पर डिपेंड करता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम क्यों आया। इसका आंसर सुन लो। जब भी कोई पार्टिकल या कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, जब भी कोई पार्टिकल या बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, तो उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता है, उस रिजल्टेंट फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स नाम देते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसके सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता है, उस रिजल्टेंट फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स नाम देते हैं। एग्जाम्पल, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है। जब अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। जब मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। जब अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। जब हम कोई स्टोन लेकर के उसको एक स्ट्रिंग में बांध करके उसको सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। जहां कहीं भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही हो, उस केस में उस बॉडी पर उसके सेंटर की तरफ जितना रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता है, उसी रिजल्टेंट फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं। ये एफ इक्वल टू होता है mv² अपॉन आर। मीन्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स उस बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। मीन्स जो सर्कुलर पाथ की रेडियस उस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब हमें रिलेशन निकालना है। देखिए रिलेशन कैसे निकालेंगे। स्टेप सेकंड, हमने ये सपोज कर लिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास टू द पावर a पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी टू द पावर b पर डिपेंड करता है, रेडियस टू द पावर c पर डिपेंड करता है। यहाँ पर m मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है।
प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, f इक्वल टू के m टू द पावर a हो जाएगा, v टू द पावर b हो जाएगा, r टू द पावर c हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मैंने कंसीडर कर लिया। यहाँ पर k क्या है? एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। k क्या है? एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, मीन्स इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अब बोथ साइड की डायमेंशन राइट कर दीजिए। यहाँ ये फोर्स है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी m l t माइनस टू, m l t माइनस टू। के कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। मास, इसकी डायमेंशन कैपिटल m हो जाएगी। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी या स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस की l हो जाएगी, टाइम की t हो जाएगी, तो l t माइनस वन वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी। टू द पावर b, r क्या है? रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? c, ये हो जाएगी। ये हो जाएगा m l t माइनस टू, यहाँ m टू द पावर a हो जाएगा। यहाँ देखिए l टू द पावर b है, l टू द पावर c है, तो यह a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है। तो l टू द पावर b प्लस l टू द पावर c, तो l टू द पावर b प्लस c हो जाएगा। और t टू द पावर माइनस वन इंटू b, तो t टू द पावर माइनस b हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड हमने मान लिया। अब बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, होमोजेनिटी क्या कहता है कि इधर जो मास की डायमेंशन हो वो इधर मास की डायमेंशन की इक्वल होना चाहिए, इधर लेंथ की डायमेंशन इसकी लेंथ की डायमेंशन की इक्वल होना चाहिए, इधर टाइम टू द पावर जो डायमेंशन हो उधर टाइम की इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ मास की डायमेंशन a है, यहाँ मास की 1 है, तो a इक्वल टू प्लस 1 हो गया। यहाँ लेंथ की b प्लस सी है, यहाँ लेंथ की 1 है, तो b प्लस सी इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ टाइम टू द पावर माइनस b है, यहाँ माइनस 2 है, तो माइनस b इक्वल टू माइनस 2 हो गया, तो b इक्वल टू 2 आ गया। अब इस b की वैल्यू यहाँ लाके पुट कर दे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो b प्लस सी इक्वल टू 1 है, तो b की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 प्लस सी किसके हो जाएगा? 1 के, तो c क्या हो जाएगा? प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा। c की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब हम फार्मूला क्या है? f इक्वल टू के m टू द पावर a, b टू द पावर b एंड r टू द पावर c है। तो f इक्वल टू के m a की वैल्यू कितनी आई है? प्लस 1 आई है, देखिए प्लस 1 आई है। b की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। c की वैल्यू कितनी आई है? माइनस 1 आई है। तो ये हो गया के m टू द पावर प्लस 1 v स्क्वायर r टू द पावर माइनस 1। तो f इक्वल टू के 1 पावर को राइट नहीं करते हैं, ये m हो जाएगा m b स्क्वायर, ये माइनस 1 है नीचे जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो m b स्क्वायर अपन r आ जाएगा। f इक्वल टू के m b स्क्वायर अपन r आ गया। एक्सपेरिमेंट के द्वारा k की वैल्यू कितनी आती है? 1, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? m b स्क्वायर अपन r। यही हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के का एक्सप्रेशन। मीन्स जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसके सेंटर की तरफ जितना रिजल्टेंट फोर्स लगता है उसी रिजल्टेंट फोर्स को नाम हम लोग देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से 2 एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपको जरूर समझ में आ गया होगा। आप जरूर जाकर के फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे, आप जरूर करेंगे, मुझे पूरा प्रॉमिस है आप बच्चों से कि जरूर करेंगे। और अब हम देखेंगे कि लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस की कमियां क्या है, शॉर्ट कमिंग क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, मीन्स इसकी कमियां क्या है, लिमिटेशंस क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इसी के जस्ट बाद। अब हम स्टूडेंट से देखेंगे कि क्या ये डायमेंशनल एनालिसिस हर एक प्रॉब्लम का सलूशन हमें दे देती है, हर एक रिलेशन को डिराइव कर देती है, कि इसकी कुछ कमियां भी हैं, ड्रॉबैक भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं या शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। तो अब हम देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए और सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे, सभी आंसर इसको हम बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। देखिए हमारी हेडिंग है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशंस मीन्स होता है कमियां, शॉर्ट कमिंग्स, ड्रॉबैक्स, जो भी आप बोल दें, किसकी? डायमेंशनल एनालिसिस की। तो क्या डायमेंशनल एनालिसिस एक कंप्लीट मेथड है या इसमें भी कुछ ड्रॉबैक है, इसमें भी कुछ कमियां हैं? अब इसके विषय में हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट ड्रॉबैक ये है, दिस मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट।
मतलब क्या हुआ, अगर किसी फॉर्मूले में या किसी रिलेशन में कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी वो इस डायमेंशनल एनालिसिस से हमें नहीं पता लगती है। उसको या तो हमें एक्सपेरिमेंटली पता हो या ऑलरेडी किसी और मेथड से हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस हमें ये नहीं बताएगा कि उस डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। देखिए हम एग्जाम्पल से बात करते हैं। t इक्वल टू के स्क्वायर रूट एल अपॉन जी, ये टाइम पीरियड होता है किसी सिंपल पेंडुलम का। यहाँ पर k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी, ये बात हमें डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बताती है। ये बात हमें डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बताती है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो 2 पाई के इक्वल आती है। तो ये 2 पाई की वैल्यू हम रखते हैं तो कंप्लीट इक्वेशन आता है t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, फिजिकली भी करेक्ट है, तो इसे हम एक्चुअल करेक्ट इक्वेशन मानेंगे। ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है क्योंकि हमने प्रॉपर कांस्टेंट नहीं यूज किया है। तो डायमेंशनल एनालिसिस किसी भी फिजिकल रिलेशन में या किसी भी फॉर्मूले में इन्वॉल्व होने वाले डायमेंशनल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताती है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी k इंटू एम बी स्क्वायर है। अब यहाँ k एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस हमें नहीं बताती है। इसको जब हम डिराइव करते हैं तो हमें k की वैल्यू पता लगती है। अब k कितना होगा ये डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बताएगी। एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगता है k की वैल्यू हाफ होती है। यहाँ जब हम हाफ ला के रखते हैं तो हमारा इक्वेशन बन जाता है काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू बन जाता है हाफ एम बी स्क्वायर। ये बन जाता है आपका रिलेशन। तो यहाँ हाफ की वैल्यू हमें डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं पता लगती है। ऐसे जब कोई आर रेडियस की बॉडी हो, वी वेलोसिटी से ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिक्विड में गिर रही हो तो उस पर ऐड करने वाला फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू के ईटा आर बी। अब यहाँ के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बताती है। अब के की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पता लगता है कि के की वैल्यू अगर हम 6 पाई रख दें तो ये इक्वेशन वैलिड हो जाता है। तो के इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी हो जाता है। इसको हम स्टोक्स लॉ कहते हैं, आगे चल करके आप पढ़ेंगे। तो पहली ड्रॉबैक ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस किसी भी फार्मूले में या किसी भी फिजिकल रिलेशन में जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू ये हमें नहीं बताती है। ओके बच्चों, समझ में आया? ध्यान से सुनिए, सामने देखिए। अब सेकंड देखिए। इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स जब कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करे तो उनके बीच में हम रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। रीजन क्या है कि जब आप LHS की डायमेंशन को RHS की डायमेंशन की इक्वल करते हैं तो एक m की पावर को कंपेयर करते हैं, वहां से एक इक्वेशन बनता है। एक l की पावर को कंपेयर करते हैं, वहां से एक इक्वेशन बनता है। एक t की पावर कंपेयर करते हैं, वहां से इक्वेशन बनता है। 3 अननोन होते हैं, 3 इक्वेशन बनते हैं, इनको सॉल्व करते हैं तो ABC की वैल्यू आती है। वो वैल्यू पुट कर देते हैं तो रिलेशन आ जाता है। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 अदर क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है तब तो हम इससे रिलेशन निकाल लेंगे, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा पर डिपेंड कर रही है तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम उनके बीच में रिलेशन नहीं डिराइव कर पाएंगे। हम एक एग्जांपल ले लें। जब किसी कंडक्टर से हीट फ्लो करती है तो हीट के फ्लो होने की जो रेट होती है वो होती है H इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल, जहाँ के जो है थर्मल कंडक्टिविटी है, ए एरिया है, डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस है, एल लेंथ है। तो यहाँ पर 4 क्वांटिटी है, 1 2 3 4। तो ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है ये 4 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। अब इस वाले रिलेशन को हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते हैं। किसी कंडक्टर में जब हीट फ्लो करती है तो हीट फ्लो की रेट जो होती है उसको H से डिनोट करते हैं। H होता है के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल। के क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ए क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा थीटा क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंस, और एल क्या है लेंथ। अब यहाँ पर H जो है वो 4 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, तो इस रिलेशन को आप डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं डिराइव कर सकते हैं। अगले ड्रॉबैक क्या है? इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज द सम आर डिफरेंस ऑफ 2 और मोर टर्म्स। मीन्स यहाँ पर देखें S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है।
यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में प्लस लगा हुआ है, यहाँ v इक्वल टू यू प्लस 80 है, यहाँ पर देखिए प्लस लगा हुआ है। तो जब भी दो टर्म्स आपस में प्लस या माइनस के द्वारा रिलेटेड हो तो उस रिलेशन को हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं डिराइव कर सकते हैं। इस वाले रिलेशन को हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं डिराइव कर सकते हैं, इस रिलेशन को डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं डिराइव कर सकते हैं। ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड से ही रिलेटेड हो तभी हम डायमेंशनल एनालिसिस से उस रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अगली ड्रॉबैक क्या है? इट फेल्स टू डिराइव रिलेशन व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा। मीन्स जिस रिलेशन में साइन थीटा है, कास थीटा है, टेन थीटा है, उन रिलेशन को हम डायमेंशनल फॉर्मूले से नहीं डिराइव कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये एक वेव का इक्वेशन होता है, अब यहाँ पर साइन थीटा आ गया तो इस रिलेशन को हम डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा नहीं डिराइव कर सकते हैं। तो जिस रिलेशन में साइन थीटा आ जाए, कास थीटा आ जाए, टेन थीटा आ जाए, उनके रिलेशन को हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं डिराइव कर सकते हैं। जिनमें लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, log x आ जाए, log e आ जाए, log a आ जाए, तो लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, उनको नहीं डिराइव कर सकते हैं। जिनमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, e टू द पावर x आ जाए, e टू द पावर माइनस x आ जाए, e टू द पावर प्लस s आ जाए, जहाँ e जो है क्या है, e टू द पावर x आ जाए, e टू द पावर माइनस x आ जाए, जहाँ e की वैल्यू कितनी होती है 2.718। तो जिसमें आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं उनके रिलेशन को हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं ड्राइव कर सकते हैं। ये ड्रॉबैक हो गई। अगले ड्रॉबैक क्या है कि sometimes it becomes more difficult to decide the factors on which a physical quantity depends. It becomes difficult where G, H, C and E are involved. मतलब क्या हो गया? कभी कभी हमें यही नहीं पता लग पाता कि कोई एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जब तक यही नहीं पता लगेगा वो किन पर डिपेंड करती है, तब तक उनके बीच में रिलेशन कैसे आप निकालेंगे? नंबर एक बात। दूसरी बात ये भी पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिन पर डिपेंड कर रही है वो आपस में प्लस माइनस टर्म से नहीं रिलेटेड है, तभी उनके बीच में रिलेशन ड्राइव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, अगर कहीं पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, प्लैंक कांस्टेंट आ गया, लाइट की स्पीड आ गई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, ये अगर कांस्टेंट आ जाते हैं जिसमें कि डायमेंशन होती है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं, तो ये डेरिवेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस एक परफेक्ट मेथड नहीं है, इसमें भी कई ढेर सारी कमियां हैं। इन कमियों को हम बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। इसलिए ये हर जगह बच्चों अप्लीकेबल नहीं होता है, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपको आगे बहुत एग्जाम क्वालिफाई करना है, चाहे वो IIT मेंस हो या एडवांस हो या नीट हो या NDA हो या KVPY हो या डिफेंस हो या आर्मी हो, सब में आपको जाना है, हर तरफ आपको अपने करियर को बनाना है। तो आपको इन बातों को अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, ये रहे लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। और आप इसको नहीं समझ में आएगा तो एक से ज़्यादा बार वीडियो लेक्चर सुनेंगे। जब बार बार सुनेंगे तो मैं हर बात को रिपीट करता हूँ, बार बार बोलता हूँ, और कोई बात बोर्ड पर ना समझ में आए तो मैं बोलता हूँ। आप जब बोलते समय सुनोगे कि क्या बोल रहे हैं, तो जो बात लिखी होती है उसको मैं बोलता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो बात आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। और जब बार बार बोलता हूँ इसलिए कि आपको दिमाग में बैठ जाए, मैं रिपीट करता हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको मैं बार बार बोलता हूँ, उस पर ज़्यादा इम्फेसाइज करता हूँ कि वो आपके दिमाग में जाके बैठ जाए और आप आने वाले टाइम के टॉपर बन जाए, हमें क्रेडिट मिल जाएगी, आप अपनी मंजिल पा जाएंगे, हम समझ लीजिए सफल हो जाएंगे। आपको फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर UK मिश्रा चैनल पर जाना है, सब्सक्राइब करना है। ओके स्टूडेंट्स।